हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मैथ्स मैग्नेस। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और मेरे चैनल, आपके चैनल मैथ्स मैग्नेस में। और जी हाँ, मैं ही हूँ आपका मैथ्स मैग्नेस। तो चलिए जल्दी से, जो लोग नए इस चैनल पे, कुछ बातें मैं अपने बारे में बता दूं। मैं एक एनआईटी कैलिकट ग्रेजुएट हूँ। मैंने जेई मेंस को 97.95 परसेंटाइल से क्रैक किया था। एंड कैट 2023 के डीएलआर सेक्शन में, जो कि एमबीए का एग्जाम है, 199.71 परसेंटाइल जो है मैंने स्कोर किया था। टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो मेरा 4+ ईयर्स का है। एंड मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के अंदर ये जो चैनल है पूरा समाहित है। मतलब इस यही हम करते हैं, मैथमेटिक्स रीजनिंग जो है आप तक पहुंचाते हैं। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो जेई से रिलेटेड हो, चाहे वो जेई के अलावा जितने कॉमेट के बिट सैट एग्जाम्स, एसएससी हो, एनडीए हो, कैट हो, आरबीआई हो, बैंकिंग हो, कोई भी एग्जाम हो भैया, जहां मैथ्स रीजनिंग होगी वहां मैथ्स मैग्नेस होगा। तो चैनल को सेव करके रख लेना, अगले 4-5 साल आपको ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। चलो बाकी टेलीग्राम पे आ जाना। एंड यहाँ पर ऑलरेडी हम 400 की फैमिली पार कर चुके हैं, 500 हमारा टारगेट है ना। चलिए उसको भी पूरा करते हैं। एंड कल आपका एग्ज़ाम है, मुझे पता है। तो और जो बिट सेट वाले बच्चे हैं, उनका एग्ज़ाम भी ये वीडियो के कुछ दिन बाद होगा। तो ये जो वीडियो है ये ऑब्वियसली कॉमेट के और बिट सेट दोनों के लिए है। पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, वो देख ही लिया होगा सबने। अगर जिन लोग, ये वीडियो पहले आएगी जिन तक, आप पार्ट 1 भी देख लेना। पार्ट 1 जो है वो कॉमेट के बिट सेट दोनों की प्लेलिस्ट में है, पार्ट 2 भी दोनों की प्लेलिस्ट में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार। एंड आई नो बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि सर कहाँ है पार्ट 2, आपने बोला पार्ट 2 लाओगे लाओगे, कहाँ रह गया। भाई ऑनेस्टली बताऊं तो शायद आपको मेरी एनर्जी और मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, मेरे को थोड़ा सा फीवर था। मैं वैसे मैंने बोला नहीं टेलीग्राम पे, क्योंकि मैं चाहता था कि यार मैं जैसे तैसे करके मैं इसको लाऊं, क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिया तो मैं आपके साथ धोखा नहीं कर सकता था। पार्ट 1 मैं चाहता तो पूरा एक बार में शूट करता, बट बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, तो मैं पूरा एक बार में शूट नहीं कर पाया, इसलिए मुझे पार्ट 1 डालना पड़ा। और फिर मैं सोचा पार्ट 2 में शूट करूंगा, बट पार्ट 2 जो है वो मैं आज सुबह शूट नहीं कर पाया। एंड पता नहीं क्यों मेरी आंखें जो हैं वो भी थोड़ी सी फूल गई हैं। तो इसीलिए मुझे उसके लिए आप माफ़ कर देना, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रहा हूँ। एंड यस, मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्मूला वीडियो आप तक पहुँचे। एंड अब ये पहुंच जाएगी, क्योंकि ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ फाइनली। एंड यस, मैंने इसके अंदर पार्ट 2 के अंदर, पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 के अंदर सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लिए हैं। मैं यहाँ फालतू के पीएनसी प्रोबेबिलिटी के वो 2-2 रुपए के फॉर्मूले नहीं बताने जा रहा, क्योंकि फॉर्मूला होता नहीं है। आप कोई आपको पीएनसी प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले सिखा रहा है तो भाई फॉर्मूले से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। उसके लिए लॉजिक्स होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी में लॉजिक्स आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर ले आया हूँ उससे। और जो हम लगभग पिछले वाले में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑलरेडी कर दिए हैं। तो पार्ट 1 को पहले देख लेना, फिर पार्ट 2 को देखना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम के अंदर यार देखो, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है ना, वो आता है किसको लेके, वो आता है जनरल टर्म को लेके। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है वो आता है जनरल टर्म को लेके। और ये कॉमेट के अंदर भी सेम हिस्सा है और बिटसेट के अंदर भी सेम किस्सा है। ये जो है आपको यहीं पर आता है। कैसे लिखते हैं हम, बहुत सिंपल है। मान लो TR+1 आपको लिखना है, तो सबसे पहले आप NCR x की पावर n-r इंटू वाई की पावर r। मान लो अगर आपका एक्सपेंशन कुछ ऐसा है, x+y की पावर n वाला है, ठीक है। इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ज़्यादा आपको कुछ वो नहीं करके देने वाला हूँ, मतलब ऐसा कुछ एप्लीकेशन वगैरह नहीं, सीधा सीधा फॉर्मूले बताऊंगा क्या एप्लीकेशंस है और कैसे आप इन फॉर्मूलेस का यूज़ करोगे, ठीक है। ताकि वीडियो भी छोटी रहेगी एंड आपको भी इस वीडियो से सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। अब देखो यार, ये वाला जो फॉर्मूला है इस पे जनरल टर्म पे ही क्वेश्चन आते हैं। कॉमेट के अंदर तो सिर्फ जनरल टर्म पे आता है, बिट सेट के अंदर भी जनरल टर्म पे ही सवाल आते हैं। NCR x की पावर n-r y की पावर r। आपको यहाँ पर TR+1 मिलता है, यानी कि अगर आपको T2 निकालना है तो आप r को 1 रखोगे, समझ आया। अगर मान लो आपको T2 निकालना है तो आपकी R+1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो आप r को 1 रखोगे इस पूरे फॉर्मूले में, चाहे वो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा, समझ आया। चलो मिडल टर्म निकालने के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार आते हैं। तो मिडल टर्म हम कैसे निकालते हैं, देखो अगर आपका n इवन है, ठीक है, तो आपके पास एक ही मिडल टर्म आएगा, ठीक है। एन इवन होने का क्या मतलब है कि भैया आपका जो क्या कहते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर इस वाले एन की बात करते हो ना, तो इस वाले एन की अगर आप बात करोगे, अगर आपका एन इवन रहेगा तो भैया हमारे पास एक मिडल टर्म आएगा, ठीक है। और उसको निकालने का तरीका ये वाला रहेगा। ये फॉर्मूले आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है मिडल टर्म निकालने के लिए, ठीक है। सिमिलरली अगर आपका एन ऑड रहेगा तो आपके लिए दो टर्म्स आएंगे। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, जो मीन एंड मीडियन में, सॉरी मीडियन में करते थे ऑड और इवन के लिए ना, आप ऐसे समझ सकते हो। बट यहाँ पे इवन में एक आता है, आप ऐसे याद रख सकते हो। इसमें उल्टा होता है, इवन में एक ही टर्म आएगा अगर इवन आपका एन इवन है, ठीक है। अगर आपका एन इवन है तो आपके कितने टर्म्स आते हैं, एक एक मिडल टर्म आता है। अगर आपका एन ऑड है तो दो मिडल टर्म आता है, ठीक है।
चल नेक्स्ट चलते हैं यार, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। पहला वाला तो हद से ज़्यादा और सेकंड वाला भी हद से ज़्यादा। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप इसको बस याद करके चले जाओ, और एग्जाम के बाद मुझे बिटसेट वाले भी और कॉमेट के वाले भी, खास करके कॉमेट के वाले, मुझे पक्का बताना इस पे सवाल आया था कि नहीं आया था। एक शिफ्ट में सवाल आएगा, सारे शिफ्टों में नहीं आएगा, एक शिफ्ट में सवाल आएगा, कॉमेट के में भी बिटसेट में भी। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमें एक बात पता होनी चाहिए कि देखो यार, हमारा जो, हमारा मान लो जो हमारा एन सी आर का वैल्यू होता है ना, यही वैल्यू हमारा एन सी एन माइनस आर का होता है। एग्जाम्पल से समझना चाहते हो, चलो एग्जाम्पल से समझ लो। एग्जाम्पल से अगर मैं इसको समझाऊंगा तो देखो, अगर आपको कोई 7C4 की वैल्यू पूछेगा ना, यही वैल्यू होती है 7C7 - 4 की, यानी कि 7C3 की। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी जो है आती है, यानी कि 7C4 और 7C3 की वैल्यू सेम होगी। अब इसके अलावा बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, C0 से लेके CN तक, ये प्लस होगा यहाँ पे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। C0 से लेके CN तक अगर आप सारे का सम निकालोगे तो वो क्या आ जाता है, वो आ जाता है 2 की पावर n। अगर आप इवन का निकालना चाहते हो, इवन का, C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6 प्लस C8, तो वो 2 की पावर n - 1 आता है। सिमिलरली इसका भी क्या आता है, 2 की पावर n - 1 ही आता है। समझ आया? अगर आप देखोगे तो टू की पावर n टोटल है, 2 की पावर n - 1 प्लस 2 की पावर n - 1, ये आना चाहिए 2 की पावर n, राइट। ये हो गया आपका ऑड के लिए, और ये हो गया आपका इवन के लिए। अब आप निकालोगे तो 2 की पावर n/2 प्लस 2 की पावर n/2 इज इक्वल टू 2 की पावर n, ये बाई 2 कट जाएगा, 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n आ गया। प्रूव हो गया दैट सम जो होता है वो एग्जैक्ट आधा आधा होता है। इवन और ऑड को अगर आप ऐड करोगे तो आपको निकल आएगा। जो फॉर्मूले मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ ना, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों कॉमेट के और बिटसाइट दोनों एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ये 4 फॉर्मूले, और इसके अलावा एप्लीकेशन कभी कभार बहुत, ये वैसे तो ये जेई मेंस और एडवांस में यूज करने वाले, मेंस में भी कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन, ये बाकी जो मैंने टिक नहीं किया उससे नहीं आता है, ऐसा कभी नहीं देखा गया कि बहुत ज्यादा इससे पूछा जा रहा हो। ठीक है, लेकिन मेंस के लिए कर सकते हो, लेकिन मेंस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, यहाँ पे मैं कॉमेंट के और बिट साइड को ही कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपके लिए ये 4 फॉर्मूले तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यार ये बाइनोमियल थ्योरम के ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट और ग्रेटेस्ट टर्म की। अगर आपसे कोई ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट पूछता है, अगर आपका n इवन है तो आपका NCn/2 जो है यही आपका ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट या ग्रेटेस्ट टर्म देगा। लेकिन अगर आपका ये ऑड है तो आपका या तो ये या फिर ये NCn-1/2 और NCn+1/2। वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट सवाल, बिल्कुल कंफर्म्ड है, किसी एक एग्जाम में तो आएगा, बिट सेट में आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए बोल सकते हैं वो कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो आपका 4C4 अगर आपका ग्रेटेस्ट टर्म है तो, और यही आपका ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट है, तो 4 एक कोएफिशिएंट है। अगर आपको पता, ये तो पता ही होगा, 4 आपका कोएफिशिएंट है ना। एंड ये जो पूरी चीज है ये आपका टर्म है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको ये चीज पता होना चाहिए। क्लियर है? कोएफिशिएंट और टर्म, टर्म हमारा टोटल हम लेते हैं, ठीक है, एंड कोएफिशिएंट हमारा ये वाला पार्ट लेते हैं। तो यहाँ पर आप जो है इस वाली चीज को याद कर सकते हो। ग्रेटेस्ट टर्म पे क्वेश्चन आने का चांसेस थोड़ा सा कम है, ठीक है, बट यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें चेक करनी पड़ती है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो एंड आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हो। चलो, अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स की। तो बाइनोमियल में कोई बहुत ज्यादा फॉर्मुलेज नहीं होते हैं, जनरल टर्म, मिडिल टर्म, है ना, ये कुछ आपके पास जो है सम के फॉर्मूले होते हैं, कुछ ये वाले होते हैं, प्लस उसके बाद आपके पास ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट और ग्रेटेस्ट टर्म का फॉर्मूला होता है। एंड अब आते हैं डिटर्मिनेंट पे। डिटर्मिनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है माइनस का। अगर आप माइनस निकालना चाहते हो तो देखो आपको कुछ नहीं करना है। मान लो आपके पास ये डिटर्मिनेंट है A1 B1 C1, ठीक है, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अगर आपके पास ये है तो अगर मान लो आप इसमें से कुछ भी चूज करो, अगर कोई आपसे कहता है कि भाई बताओ B3 का जो है वो क्या होगा माइनर, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप एक काम करोगे, B3 के अलोंग ऐसे कट कर दो और ऐसे कट कर दो, ऐसे ऐसे कट कर दोगे तो देखो क्या बचेगा। जो बचा हुआ चीज है ना, A1 बचा है, C1 बचा है, A2 बचा है, C2 बचा है, बाकी सब कट हो गया। ये माइनर होगा B3 का। ये किसका माइनर है? B3 का। तो सिमिलरली ऐसे लिखा, तो माइनर निकालने के लिए बोल सकता है। कॉमेट के में हाई चांसेस है, बिट सेट में आने के थोड़े कम चांसेस है, बट आ भी सकता है। तो माइनर निकालने के लिए जिसका भी पूछा है उसके अलोंग कट कट कर दो, जो चीजें बचेंगी उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो माइनर आ जाएगा। ठीक है, टोटल इसके अंदर 9 टर्म्स होती हैं। देखो A1 B1 C1 3, A2 B2 C2 3, AB3 BC C3 3, 3 प्लस 3 प्लस 3, टोटल 9 टर्म्स होती हैं। इन 9 टर्म्स के कारण इन सब का 9 माइनर आता है, तो 9 अलग अलग माइनर्स आपको यहाँ पे
मिल जाते हैं, ठीक है। माइनर से कुछ और मतलब मत समझ लेना, बदमाश कहीं के। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की बात करें। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इसका एप्लीकेशन कॉमेट के और बिट सेट के अंदर होता है, सुन लेना। द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनऑल्टर्ड इफ द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। ठीक है, अगर आप रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो वैल्यू जो है वो आपका चेंज नहीं होता है। अगर आप मान लो रो को इधर से इधर या कॉलम को इधर से इधर चेंज करते हो तो कोई, क्या कहते हैं, यहाँ पर आपका वैल्यू नहीं चेंज होगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये बी वाला है। बी वाला में देखो क्या होता है, अगर आप किसी भी दो रो को बदल दो, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 को आपने ऊपर नीचे बदल दिया है। यू हैव जस्ट स्वैप्ड देम, ठीक है, स्वैप्ड देम मतलब आपने उसको अदला बदली कर दिया। एक बार अदला बदली करोगे ना, मतलब एक बार इन द सेंस, अगर आप दो रो को या दो कॉलम को या तो ऊपर नीचे बदलो या लेफ्ट राइट बदलो, ऐसे अगर आप बदलोगे तो वहां पर क्या होता है कि सिर्फ साइन का चेंज आता है। यानी कि आप जो भी आपके डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा वही रहेगा, बट माइनस हो जाएगा। तो अगर आपको चेंज करना भी है ना, तो आप दो बार चेंज करोगे। दो बार से मेरा मतलब है दो रोज को बदला, फिर दो रोज को बदलो, या दो कॉलम को बदला फिर दो कॉलम को बदलो। और आप रो कॉलम भी कर सकते हो, लेकिन आपको दो बार चेंज करना पड़ेगा। तो एक बार चेंज करोगे तो माइनस होगा, ठीक है, मतलब दो रोज को बदला माइनस हुआ, फिर किन्हीं दो रोज को बदल दो तो फिर माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपको अगर चेंज भी करना है तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स करना पड़ेगा, समझ आया, अगर आपको पॉजिटिव सेम वैल्यू रखनी है तो। इफ डिटरमिनेंट हैज एनी टू रोज और कॉलम आइडेंटिकल, तो भैया हमारा जो वैल्यू होता है जीरो होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, मान लो आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दे, कॉमेंट के में आने के चांस फिर भी हैं, ऐसे तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से, बहुत ही बेसिक चीज है। ABC 2 3 4 एंड ABC, हो सकता है आप कुछ सॉल्व करके यहाँ तक पहुंचो और आपका कुछ ऐसा डिटरमिनेंट बन जाए। जैसे ही आपका ये डिटरमिनेंट बन जाएगा तो आप देखो ये ABC और ये ABC सेम है, तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होगी, दैट इज शत प्रतिशत। दो, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है, दो कॉलम या दो रो सेम हो गया तो बात खत्म हो जाएगी। ओके, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम्स बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर, द डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट नंबर। बहुत सिंपल सी बात है यार। मान लो अगर आपके पास कुछ है XYZ ABC DEF, ठीक है, ये आपका डिटरमिनेंट है। अब मान लो इसमें ये 2x है, ये 2y है, ये 2z है, ये 2a है, ये 2b है, ये 2c है, ये 2d है, ये 2e है, 2f है। अब अगर आप इसमें से सब में से 2 कॉमन बाहर निकाल लोगे तो इसका आंसर पता है क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स द डिटरमिनेंट का वैल्यू, तो पूरा 2 निकल कर बाहर कॉमन आ जाता है। इसका एप्लीकेशन आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो ऑब्वियसली इस पे नहीं आएगा। एक और प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट ये है कि मान लो अगर एक रो या एक कॉलम में कुछ ऐड करके लिखा है तो आप उसको तोड़ के इस तरीके से लिख सकते हो कि आपने A1 A2 A3 B1 B2 B3 और दूसरे वाले में आपने XYZ ऊपर वाले में रखा और एज इट इज यहाँ पर चीजें बना दी, ठीक है। आने के चांसेस कम है लेकिन लिख सकते हो। The value of a determinant is not altered by adding to the elements of any row the same multiples of the corresponding element or any other row or column। इसका क्या मतलब है कि देखो, अगर मान लो आप यहाँ पर A1 B1 C1 है, A2 B2 C2 है, A3 B3 C3 है, ठीक है। आपने क्या किया कि यहाँ पर आप समझना इस चीज को, इधर आपने A2 ऐड किया, ठीक है, A1 में कुछ M टाइम्स A2 ऐड किया, B1 में कुछ B टाइम्स B2 ऐड किया और C1 में कुछ M टाइम्स C2 ऐड किया, ठीक है। आपने कुछ ऐसा 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 किया। अब अगर आपको A3 में आप ये A1 ऐड कर देते हो, क्योंकि A1 में आपने चेंजेस किए थे, अब अगर आप A3 में A1 वाले चेंजेस कर देते हो, ठीक है, आप समझना, सेम मल्टीपल्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का क्या मतलब है कि, क्या कहते हैं, आपको यहाँ पर वो करना पड़ेगा। दो रोज में आपने चेंज कर दिया, आपने A1 में A2 के मल्टीपल से चीजें बढ़ाई, तो A3 में आपने A1 के चीजों से मल्टीपल में बढ़ा दिया। अब यहाँ पे आप एक चीज समझना, यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि एक जो रो है, ठीक है, या एक कॉलम है, वो चेंज नहीं करना है। बाकी दो में चेंजेस करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी दो में चेंजेस करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, हाँ, इस पे कुछ सवाल आ सकते हैं। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन हो तो हमेशा देखो मल्टीप्लीकेशन कैसे करो आप, इसको मैं आपको एक इजी मेथड बताता हूँ, रो इनटू कॉलम किया करो हमेशा, ठीक है। जैसे A1 B1 है तो उसको L1 L2 से मल्टीप्लाई करो, ये देखो A1 को L1 से किया तो B1 को L2 से किया, ये देखो। मैंने अपनी डिटरमिनेंट मैट्रिक्स वाली वीडियो में भी सिखाया था कि रो इनटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन को ही दो, और भी तरीके होते हैं, आप कॉलम इनटू रो कर सकते हो, रो इनटू रो भी कर सकते हो, लेकिन ये वाला सबसे इजी होता है। ऐसे चलो फिर खचक, फिर ऐसे चलो फिर खचक, फिर नीचे आओ खचक, फिर ऐसे चलो खचक। तो भाई रो इनटू कॉलम मल्टीप्लिकेशन हमेशा हमारे लिए
इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की। तो देखो यार, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसके ए आई जे और ए जे आई पे सेम एलिमेंट्स होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, देखो यार, जब भी आप एक डिटरमिनेंट लिखते हो ना, देखो जब भी आप डिटरमिनेंट लिखते हो तो आपका हर हर का एक अपना वैल्यू होता है। देखो ये फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट है तो 1 1, ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है तो 1 2, ये फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम है 1 3, ये सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम। अब देखो यार, ये जो 1 2 है और ये 2 1 है, ये दोनों भाई हैं, तो इन दोनों पे सेम चीजें होनी चाहिए। ये देखो एच सेम है, ठीक है, तो अब ये आप सिमेट्रिक हो गया। 1 3 और 3 1 पे सेम चीज होनी चाहिए, 1 3 और 3 1 पे सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स आपको दिखता है, ऐसा कोई मैट्रिक्स आपको दिखता है, तो वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है बोल लो। दूसरा क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। स्क्यू सिमेट्रिक का क्या मतलब है कि दोनों पे जो चीजें हैं वो है तो सेम, बट उसका निगेटिव है। मतलब ये देखो, ठीक है, ऐसा निगेटिव है, समझ आया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस ऐसी डिटरमिनेंट की वैल्यू अपने आप जो है, क्या कहते हैं, आप समझ के चलो कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, वो आपके जीरो होते हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जो क्या कहते हैं, द वैल्यू ऑफ द स्क्यू स्केमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर इज जीरो एंड ऑफ इवन ऑर्डर इज परफेक्ट स्क्वायर। तो ऑड ऑर्डर जैसे ये आपका क्या है, 3 क्रॉस 3 है, तो ये हमेशा जीरो आएगा। हमें 3 क्रॉस 3 ही सॉल्व करना है, तो आपके लिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। दूसरी बात, आप यहाँ देखो -c और यहाँ पे c है, ये 1 3 और ये 3 1, बेसिकली नेगेटिव एलिमेंट्स जो है आपके यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। अब आते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे, बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, इस पे सवाल डायरेक्ट आते हैं। मैं यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ समझाऊंगा नहीं, इसको तो हमेशा याद रखो यार, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना है, इनफाइनाइट वाला ये आएगा सवाल, लिख के देता हूँ कमेंट के और बिट साइड दोनों में इस पे सवाल आएगा। नहीं विश्वास है तो इसको करके जाना, नहीं आता है तो सवाल आएगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलेगा a1/b1 इज इक्वल टू a2/b2 इज इक्वल टू c1/c2 लगाना है। इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन के केस में हम ये वाला काम करते हैं, ठीक है। ये तीन चीज याद रखो, बाकी कुछ इसमें ज्यादा पूछेगा नहीं। ये है जब आपके पास दो वेरिएबल्स हो, एक्स और वाई। अब मान लो आपके पास तीन वेरिएबल है, तीन वेरिएबल का केस बहुत ही ज्यादा पेचीदा होता है। ऐसे क्वेश्चंस को मैं छोड़ के जाने को ही बोलता हूँ। अगर आपके पास कॉमेट के जैसा पेपर है जहाँ पे आपको 180 मिनट में 180 सवाल करने हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा, तो आप इसको एक बार जरा ध्यान से देख लो। आपको डिटर्मिनेंट कैसे बनाना है, कोएफिशिएंट्स के बेसिस पे बनाना है, एक्स वाई और जेड के, आपको कोएफिशिएंट देखना है और उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो आप इसको जरा ध्यान से देख लो। एंड यहाँ से जब आपने डिटर्मिनेंट बना दिया तो आपको इतनी सारी चीजें चेक करनी है। अगर आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू, क्योंकि आप यहाँ पे डिटरमिनेंट्स निकाल रहे हो, ये देखो ये डेल्टा निकाल रहे हो, अगर आपका डेल्टा का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है तब ये वाला केस होगा। अगर इक्वल टू जीरो है तो मतलब आपको डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 चेक करना पड़ेगा। डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है तब तो सिंपल सा इतने पे ही काम रुक गया। ये देखो मैं बता देता हूँ, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है तो आपका काम इतने में ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर डेल्टा इक्वल टू जीरो आ गया तो आपको इतने सारे चेक्स के थ्रू जाना पड़ता है, कई बार याद भी नहीं रहता है। लेकिन मैं कहूंगा अगर आपको बहुत मन है तो आप इसको थोड़ा सा समझ के जा सकते हो। अब यहाँ पर भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें ट्रिवियल सोल्यूशन और ये सब का आइडिया होना चाहिए। मैं आपको यही बताऊंगा कि भाई इसको पढ़ लेना, अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा सा इन फॉर्मूलेस को देख लेना कि भाई ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है, नॉन ट्रिवियल क्या होता है, प्लस हमें हमारा अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है तब क्या करना है, डेल्टा इक्वल टू जीरो आ रहा है तो क्या करना है, एंड कंसिस्टेंट कब है, इनकंसिस्टेंट कब है। कुछ वर्ड्स हैं जो आपको आने चाहिए, जो कंसिस्टेंट है, जो इनकंसिस्टेंट है। वैसे तो मैं बिट सेट के लिए कोशिश करूंगा कि ये वाला पार्ट अलग से वीडियो बना के ला दूं, कमेंट के समय मुझे उतना टाइम नहीं मिला तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। चलो चलते हैं वेक्टर अलजेब्रा पे। वेक्टर अलजेब्रा भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वेक्टर अलजेब्रा में आपको मैक्सिमम चीज़ें पता है। टेस्ट ऑफ कोलिनियरिटी के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। जो भी आपके पास वेक्टर्स है ना, ए बी और सी वेक्टर, उसको एक्स वाई और जेड स्केलर के फॉर्म में लिखना पड़ता है, जहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जीरो होती है। अगर आप ऐसा लिख पा रहे हो मतलब कि वो तीनों पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ, याद रखना। पहली बात, इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है,
ठीक है, हमारा जो आंसर आता है डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद वो एक नंबर आता है, ना कि कोई वेक्टर। तो इसी कारण इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ये तो सबको पता है ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अच्छा, दूसरी बात है जो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा समझने वाली है कि भाई ये जो हमारा कॉस थीटा होता है ना, ये अगर मान लो इसकी वैल्यू यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 हो गया, थीटा 0 हो गया तो 1 आ जाएगा, यानी कि आपका जो कॉस डॉट प्रोडक्ट है वो ए डॉट बी हो जाएगा। अगर आपका थीटा 90 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कॉस 90 0 हो जाएगा, यानी कि दोनों परपेंडिकुलर है और यहाँ पे आपका डॉट प्रोडक्ट डायरेक्टली 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, प्रोजेक्शंस लेना आपको आना चाहिए, प्रोजेक्शन वाला भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभार सवाल आ जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला से कर सकते हो। दूसरी चीज यहाँ पर आपको ये तो पता ही होगा कि जब हम आई डॉट आई करते हैं या जे डॉट जे करते हैं, के डॉट के करते हैं, तो हमारा आंसर 1 आता है। डॉट प्रोडक्ट में सेम का वो करने से जो हमारा मतलब सेम आई से आई किया, जे से जे किया, के से के किया तो 1 आता है। उल्टे से करोगे, आई से जे से के से आई, उल्टे से करोगे तो 0 होता है। ये बात याद रखना, क्रॉस में एकदम उल्टा होता है। ठीक है, बताऊंगा क्रॉस वाला बताऊंगा, ये वाला बस याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है कभी यूज आ जाए। बाकी ये देखो, ये हम स्केलर प्रोडक्ट है तो हम लोग इसको नंबर की तरह ही सॉल्व कर सकते हैं। ये हम यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे जो आइडेंटिटीज हैं वो लगा सकते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट हमारा साइन थीटा होता है। ये बेसिकली यहाँ से जो आंसर आता है वो हमेशा वेक्टर्स में आता है। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड आपको नहीं मिलता है, आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, वेक्टर मिलेगा, यानी कि डायरेक्शन आता है साथ में। यहाँ पर आपको साइन थीटा होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा नहीं होता है, साइन थीटा होता है। जहाँ पे एन जो है वो यूनिट वेक्टर है, जो बोथ ए और बी जिसका आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो ना उसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, लंग्रांजेस आइडेंटिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं बोलूंगा कॉमेट के नजरिए से, बट याद करके जाना, क्या पता एक सवाल डायरेक्ट दे दे, उनको पेपर हल्का भी टफ बनाने का मन करेगा तो बस इतना ही करना है। क्रॉस प्रोडक्ट का स्क्वायर होता है, लेकिन हम उसको डायरेक्टली स्क्वायर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि क्रॉस प्रोडक्ट लेके स्क्वायर कर दिया। आप यहाँ पर ए का स्क्वायर अलग करोगे, बी का स्क्वायर अलग करोगे, उसमें से उनके डॉट प्रोडक्ट को माइनस करोगे, या फिर आप ये वाला इतना वाला पार्ट याद रखना, ऐसे करना इसको सॉल्व, ए डॉट बी, ए डॉट बी, बी डॉट बी, इसका आपको जो है डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो वो बेसिकली लैग्रांजेस आइडेंटिटी को सॉल्व कर देगा। वेक्टर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज की बात करें तो भैया आप इस तरीके से वेक्टर बना सकते हो, ए क्रॉस बी 0 होगा। ठीक है, कब होगा, इस वाले में उल्टा होगा, 0 कब होगा, उसमें 90 पे 0 हो रहा था, इसमें 0 पे 0 होगा। तो जब लीनियर हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, जब पैरेलल होगा तो 0 होगा। उसमें क्या था कि जब परपेंडिकुलर होगा तो 0 होगा, राइट। बाकी तो कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट नहीं शो करता है। और ये वाली बात मैं कह रहा था, इसमें उल्टा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बोलूंगा इसको। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अगर सेम अगर आप वेक्टर से वो करते हो, आई को आई से, जे को जे से, के को के से, तो 0 आता है, और उल्टा उल्टा करते हो तो वो आता है। और इसके लिए मैं आपको एक साइक्लिक प्रोडक्ट बता देता हूँ, देखो, आई जे के। ठीक है, अब देखो क्या है, अगर आप i को j के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो k मिलेगा, j को k के साथ प्रोडक्ट करोगे तो i मिलेगा, k को i के साथ करोगे तो j मिलेगा। ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हो, i को j से किया तो k मिला, k को i से किया तो j मिला, j को k से किया तो i मिला, k को i से किया तो j मिला, एंड फिर i को j से किया तो k मिला। ये ऐसे सर्कल चलता है। और अगर आप उल्टा चलोगे, अगर आप अगेंस्ट द एरो चलोगे, तो आपको मिलेगा तो सेम ही चीज एरो के हिसाब से, लेकिन माइनस लग के आएगा, यानी कि j क्रॉस आई अगर आपसे कोई पूछेगा तो वो के नहीं माइनस के होगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है, आपको ये चीज पता होती है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करें, आई थिंक बिट सेट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट, बट कॉमेट के में भी आ सकता है, ए क्रॉस बी वैसे तो नहीं आना चाहिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो ए क्रॉस बी डॉट सी यहाँ पे जो है हमारा सॉल्यूशन होता है। आप इसको ए डॉट बी क्रॉस सी भी कर सकते हो, ठीक है, या ए क्रॉस बी डॉट सी भी कर सकते हो। आप इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर जो है वो सेम आएगा। ठीक है, ये सेकंड वाला बहुत 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 इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। ठीक है, हम इसको ऐसे शो करते हैं, ए बी सी, ये साइक्लिक ही चलेगा, या तो ए बी सी लिखो, नहीं तो थोड़ा आगे शिफ्ट कर दो बी सी ए, नहीं तो फिर शिफ्ट कर दो सी ए बी, मतलब आप उसको एक ही ऑर्डर में लिख सकते हो, ए बी सी, फिर थोड़ा शिफ्ट करो बी सी ए, फिर थोड़ा शिफ्ट करो सी ए बी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन एंड ये पैरेललोपाइप, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट डायरेक्ट सवाल आता है, डायरेक्ट अगर आ गया तो डायरेक्ट आएगा। तो बेसिकली क्या है, आपको वो निकालने तो आता है, अब तो आ ही गया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का 1/6 कर दोगे, अगर आपके पास ए बी सी है, अगर उसने बोल दिया टेट्राहेड्रन, तो टेट्राहेड्रन के लिए आप 1/6 ऑफ द
ये क्या कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, सॉरी मैंने अगर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोल दिया हो तो वेरी सॉरी, मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोल रहा था। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए 1/6 करोगे और पैरेललोपाइप्ड के लिए आप सीधा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल के पटक सकते हो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, इस पे क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है, बट आप इन फॉर्मूलेस को भी देख के जा सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। ये 2 बार आ गया क्या स्लाइड? हाँ, ये 2 बार आ गया, इसको छोड़ो। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसके अंदर आप देखोगे a क्रॉस b डॉट c होता है या फिर a डॉट b क्रॉस c होता है। वहां पे एक डॉट एक क्रॉस आता है, बट इस वाले केस में क्या होता है, यहाँ पर आपको तीनों क्रॉस में ही दिखेंगे, ठीक है। तो आपको उसको कैसे सॉल्व करना है, ये वाला पार्ट याद रखो। a का c के साथ डॉट लेना पड़ता है, फिर b के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ b मल्टीप्लाई में ध्यान से देखना, a डॉट c, ठीक है, इंटू b माइनस a डॉट b इंटू सी है, ये इंटू सी है, ये क्रॉस नहीं है, ठीक है, ये इंटू सी है, क्योंकि अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ से एक नंबर आएगा और फिर आप नंबर में वेक्टर मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर ही रह जाएगा, माइनस इसको आप सॉल्व करोगे तो नंबर आएगा, नंबर को वेक्टर में वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक और वेक्टर आएगा, वेक्टर माइनस वेक्टर वेक्टर ही देगा। ये इसीलिए क्योंकि ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, आपको वेक्टर ही मिलेगा, ठीक है। बाकी एरिया अंडर कर्व के मैंने इसमें कुछ फॉर्मूले डाल दिए हैं। वैसे तो एरिया अंडर कर्व कभी फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होता है, आपको लॉजिक पता होना चाहिए। लॉजिक्स मैंने आपको दे दिया है, किस केस में कैसा आप जो है इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका एक्स एक्सिस के ऊपर नीचे कहीं बन रहा है, ठीक है, अगर मान लो ये एक्स एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया है तो हम इस तरीके सॉल्व करेंगे। और अगर ये मान लो ये नीचे भी बन सकता है ना, आप बोलोगे सर ये नीचे बनेगा तो क्या करेंगे, नीचे बनेगा तो आपको बस इस चीज का मॉड ले लेना है, सेम प्रोसीजर सेम है। फिर बात करें एरिया बाउंड बाय द कर्व एफ वाई, अब वाई एक्सिस के साथ अगर कर्व और ये बन रहा है तो हम उस केस में ये वाला तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। बेसिकली इस बार जो है हम एक्स के टर्म्स में रख के फिर वहां से हम जो है dy के टर्म्स में इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर आपको बस यही देखना है कि y में हो रहा है तो एलिमेंट कैसे लेना है, dy लेना है कि dx लेना है। एंड सिमिलरली अगर कुछ ऐसा हो जाए कि दो कर्व के बीच में, ये क्या था, कर्व और एक्स एक्सिस, कर्व और एक्स एक्सिस में आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है, कर्व और वाई एक्सिस में आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, और कर्व में, दो कर्व्स में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, जो कि होगा दोनों फंक्शंस को, दोनों ग्राफ के मतलब जो भी उसका वो होगा, कर्व का इक्वेशन होगा, दोनों इक्वेशंस को माइनस करके ए से बी तक, ए से बी कौन सा पार्ट है, जहां से जहां तक आपको निकालना है, जो भी उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं वहां पर आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो मैंने थोड़ी छोटी रखी है क्योंकि तबीयत भी मेरी सही नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि मैं आपका ज़्यादा समय ना व्यर्थ करूँ, क्योंकि फॉर्मूले वीडियो में अगर मैं क्वेश्चंस भी कराता तो फिर वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। मेरे हिसाब से वन शॉट ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, तो बिट साइड के लिए भी वन शॉट आएंगे। एंड हो सकता है ये वीडियोस बच्चे 2-4 साल बाद भी देखें, तो भाई चैनल पे आ चुका होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर ये चैनल पे मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ उस समय तक, तो आपको बहुत सारे वन शॉट देखने को मिलेंगे। एंड जो लोग बिट साइड का भी प्रिपरेशन करने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में 2026 के अंदर, भाई मैं आपके लिए कुछ और वन शॉट्स लेकर आऊंगा। बाकी आप कॉमेंट के की प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हो और बिट साइड में भी कुछ वीडियोस हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। बाकी कॉमेंट के वाले बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल। कमेंट करके प्लीज बताना कि आप लोग जो है कितना नंबर कल मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड ताकि आप वापस आके उसी वीडियो के नीचे लिख सको कि सर मेरे उतने मार्क्स आ गए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। इसका जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम के लिए आप मैथ्स मैग्नेस सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में आपको जो लिंक है वो मिल जाएगी टेलीग्राम की, ठीक है, उसके अंदर मैं पीडीएफ डाल दूंगा। चलो, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।